हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th फिज़िक्स में, जहाँ पर हम लोग चैप्टर नंबर 4 लॉज ऑफ मोशन कर रहे हैं और आज हमारा ये सेशन नंबर 3 है। और जो आज टॉपिक हम लोग कवर करेंगे फर्स्ट वो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। पिछले सेशन में हमने न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन और इम्पल्स के बारे में डिस्कशन किया था। चलिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली क्या है हमारे पास कि सपोज कर लें दो बॉडीज हैं ए एंड बी। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर मान लो ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाई है तो बी भी उतनी ही फोर्स ए के ऊपर लगाएगा, यानी कि जितनी फोर्स ऑन बी बाय ए, बी के ऊपर ए ने जितनी फोर्स लगाई है उतनी ही फोर्स ए पर भी लगेगी बी के वजह से, लेकिन दोनों का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगा। तो अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर फॉर्म में तो इसका मतलब क्या है, एफ बी ए और एफ ए बी इक्वल है विद नेगेटिव साइन। और इनमें से एक फोर्स को, किसी को भी आप लोग एक्शन बोलते हो और दूसरी फोर्स को रिएक्शन बोलते हो। मतलब सपोज कर लो ए के ने जो बी पे लगाई है उसको अगर मैं एक्शन बोलता हूँ तो बी से ए पे लगने वाले को रिएक्शन बोलेंगे, या फिर अगर मैं बी से ए वाले को एक्शन बोलता हूँ तो ए से बी को रिएक्शन कहेंगे। तो अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, एक तो ये चीज हो गई कि एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं लेकिन दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट यानी ऑपोजिट होता है। उसके बाद जो फोर्सेस ए बी और बी ए है वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकती, कैन नॉट कैंसिल ईच अदर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो फिर वो कैंसिल क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फोर्सेस वो एक दूसरे को कैंसिल करती हैं जो एक ही बॉडी के ऊपर लगती हैं। बट यहाँ पे तो क्या है, जो बी ए वाली फोर्स है वो बी पे लग रही है और जो ए बी वाली फोर्स है वो ए पे लग रही है, यानी कि अलग अलग बॉडी पे फोर्सेस लग रही हैं एज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे एक ब्लॉक है, दिस इज अ ब्लॉक, एक ब्लॉक है, अगर मैं एक फोर्स यहाँ से अप्लाई कर रहा हूँ, लेट मी से एफ, तो अगर मैं इस फोर्स को कैंसिल करना चाहता हूँ तो मुझे दूसरी जो फोर्स लगानी है वो इसके इक्वल ही लगानी है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट रखनी है। लेकिन ये जो फोर्स लग रही है वो लग तो इसी ब्लॉक के ऊपर रही है ना, तो ये वाला भी इसी पे लग रहा है, ये वाली भी इसी पे लग रही है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से दे आर कैंसिलिंग ईच अदर। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पर तो हमारे पास दो बॉडीज हैं ए और बी। तो ए बी पे जो फोर्स लगा रहा है उसको मैंने बोला बी ए, और जो बी ए पे लगा रहा है उसको आप बोलेंगे ए बी। तो इस पे तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है और इस पे भी एक ही फोर्स लग रही है, तो ये थोड़ी ना एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। हाँ, अगर आप बोलते हो कि एक सिस्टम में टोटल फोर्स कितनी है, जब मैं सिस्टम की बात करता हूँ तो फिर इसमें क्या आ जाएंगे, दोनों बॉडीज ए और बी शामिल हो जाएंगे। फिर आप कह सकते हो कि जो नेट फोर्स इस सिस्टम के अंदर है वो ज़ीरो है, क्योंकि अगर ये मान लो 5 न्यूटन है तो ये माइनस का 5 न्यूटन होएगा और 5 - 5 विल बी इक्वल टू 0।
तो ਆਪਾਂ ये कह सकते हैं कि ये इंडिविजुअल फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगी, क्योंकि ये अलग अलग बॉडीज के ऊपर एक्ट कर रही हैं, और यही न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। एक फोर्स को मैं एक्शन बोलता हूँ, दूसरी फोर्स को मैं रिएक्शन बोलता हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सेकंड लॉ में हमने बात की थी कि अगर बॉडी का मोमेंटम चेंज होता है और वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो हमें फोर्स मिलती है। और थर्ड लॉ में हमने ये पढ़ा कि अगर दो बॉडीज़ हैं मेरे पास, एक बॉडी दूसरी पे फोर्स लगा रही है, तो दूसरी बॉडी भी उतनी ही अमाउंट का फोर्स फर्स्ट वन पे लगाएगी। तो इन्हीं सेकंड और थर्ड लॉ से हम लोग एक नई चीज़ कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि नो चेंज इन मोमेंटम इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। नो चेंज इन टोटल मोमेंटम लिखेंगे अपन, टोटल मोमेंटम in an isolated system। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जब एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जीरो होती है। अगर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू ज़ीरो है, यानी कि एक आप कंटेनर ले लें, उस कंटेनर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन उस कंटेनर के बाहर से कुछ भी फोर्स उनके ऊपर नहीं लग रहा, तो उसे वी कॉल आइसोलेटेड सिस्टम। तो अगर ऐसा मेरे पास कोई सिस्टम है आइसोलेटेड, तो उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका टोटल मोमेंटम जो होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसको सिंपलीफाई करने के लिए, समझने के लिए हम लोग दो ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे। सपोज कर लेते हैं ये मेरे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसके अंदर दो बॉडीज हैं, ए एंड बी। ये बॉडीज अभी मूवमेंट में है। मूवमेंट मतलब इनकी वेलोसिटी इनिशियल है ua और इसका इनिशियल वेलोसिटी है ub। तो इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, एम ए मल्टीप्लाई बाई यू ए, जिसको हम लोगों ने मास इनटू वेलोसिटी की टर्म्स में लिख लिया। अगर हम लोग इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी की बात करें तो इट विल बी एम बी यू बी, मास इनटू वेलोसिटी। अब सपोज कर लेते हैं इस सिस्टम के अंदर ये बॉडीज आपस में कोलाइड कर गई। इसका वेलोसिटी इससे ज़्यादा था तो ये कोलाइड हो गया, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। जब इनका कोलाइड हुआ, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आई, तो फिर ये फोर्स लगाएगी एफ ए बी। ये हो गया फोर्स ऑन ए बाय बी, और एक होगा एफ बी ए, फोर्स ऑन बी बाय ए तो बी पे फोर्स लगा रहा है, ये तो क्लियरली है, क्योंकि ए जो है वो बी के साथ टकराएगा तो बी पे एक फोर्स लगेगी। लेकिन न्यूटन्स के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली बी भी ए पे एक फोर्स लगाएगा, तो इसीलिए हमने क्या लिखा, एफ ए बी और एफ बी ए। रिलेशन बनाएंगे, अभी यूज़ करेंगे। अब जब दो चीज़ें एक दूसरे से टकराएंगी तो क्लियर है कि उनकी जो वेलोसिटी जो स्टार्टिंग वाली थी, अब उसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगा। तो अपन सपोज कर लेते हैं वी ए वी बी, मतलब ए की वेलोसिटी बदल गई है यू ए से वी ए में, और बी की यू बी से वी बी में चेंज हो गई। तो अपन क्या लिखेंगे, अब फाइनल मोमेंटम ऑफ ए। मास तो सेम रहेगा लेकिन वेलोसिटी हो गई वी ए। इसी तरीके से फाइनल मोमेंटम ऑफ बी क्या होगा, एम बी
वी बी। और जिस टाइम इंटरवल के लिए इन दोनों का कांटेक्ट हुआ है उस टाइम को स्मॉल टी हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। अब न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली, न्यूटन्स थर्ड लॉ, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, क्या है न्यूटन्स का थर्ड लॉ? कि जितनी फोर्स ए पर लगेगी बी के द्वारा उतनी ही बी पर भी लगेगी ए की द्वारा, लेकिन दोनों का जो डायरेक्शन है वो चेंज होगा। यानी कि हम लोग किसी भी एक फोर्स के साथ नेगेटिव लगा देंगे। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? न्यूटन्स सेकंड लॉ के बारे में सोचिए। फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि बी ने ए पे फोर्स लगाया, तो ए पर फोर्स लग रही है तो ए का कितना मोमेंटम चेंज हुआ? ए का फाइनल मोमेंटम है एम ए बी ए और इनिशियल मोमेंटम था एम ए यू ए। क्योंकि ए पे फोर्स लग रही है तो मोमेंटम चेंज भी किसकी बात करेंगे? ए की। तो एम ए बी ए माइनस एम ए यू ए डिवाइडेड बाय टाइम टी। कितने टाइम के लिए हमने अज्यूम किया है? ये टी के लिए, तो हम टी से डिवाइड कर देंगे। आगे माइनस बी ए का मतलब है बी के ऊपर फोर्स लगी है, तो जो मोमेंटम चेंज है वो भी बी के लिए बात करेंगे। तो एम बी 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 माइनस एम बी यू बी अपॉन टाइम टी। तो मतलब यहाँ पर मोमेंटम चेंज हुआ है बी का, यहाँ पर मोमेंटम चेंज हुआ है ए का। टाइम से टाइम को क्या कर दो? कैंसिल आउट कर दो। अब आपके पास क्या बना? एम ए बी ए एम ए यू ए। जब नेगेटिव साइन आप करोगे ब्रैकेट लगा दो ताकि आपको साइन चेंज करना याद रहे, नहीं तो आप साइन चेंज करना भूल सकते हो। ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का। अब आप क्या करो, यहाँ पे करते, चलो यहाँ पे कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं? एम ए बी ए प्लस एम बी बी बी, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमने एक साइड कर ली, ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और एम बी यू बी। तो ये आपके पास क्या बना? ये बना आपके पास फाइनल, ये बना टोटल फाइनल मोमेंटम। ये है टोटल फाइनल मोमेंटम, ये फाइनल मोमेंटम ए का, ये फाइनल मोमेंटम बी का। और अगर हम लोग इस टर्म की बात करें, ये क्या चीज है? टोटल इनिशियल मोमेंटम, यानी कि शुरुआत में जो मोमेंटम था दोनों का वो। तो आपने क्या देख लिया कि जितना मोमेंटम स्टार्टिंग में था टोटल, उतना ही फाइनल में रहा फॉर अ सिस्टम। इंडिविजुअल तो मोमेंटम चेंज हुआ है, इंडिविजुअल तो ए का भी मोमेंटम बदला है, बी का भी बदला है, लेकिन एज अ होल दोनों जो मोमेंटम थे, स्टार्टिंग वाला टोटल और फाइनल वाला टोटल, वो क्या आया है? सेम आया है। और यही हम लोगों ने क्या किया है? प्रूव किया है। और इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कि अगर मेरे पास सपोज करो दो बॉडीज हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम में, जहां पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तब उनका जो टोटल चेंज इन मोमेंटम है वो जीरो होगा। यानी कि अगर शुरुआत में मोमेंटम मान लो 15 है तो फाइनल भी मोमेंटम 15 ही होगा। एज अ होल मोमेंटम में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो इसको मैं अगर पी एफ लिख दूं फाइनल मोमेंटम, तो ये मेरे पास होगा पी आई यानी इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम, और इसको अगर आप इधर लेके आ जाओ तो ये माइनस हो जाएगा। तो फाइनल माइनस इनिशियल का मतलब क्या है? चेंज इन मोमेंटम यानी कि डेल्टा पी। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू 0, यानी कि कोई चेंज नहीं आने वाला। आप इसको पता है क्या समझो? ऐसे समझो कि दो फ्रेंड हैं,
ए एंड बी। अभी ए के पास सपोज करो 20 रुपीज़ हैं और बी के पास सपोज करो 30 रुपीज़ हैं, तो टोटल इनके पास कितने रुपीज़ हो गए, मिला के 50 रुपीज़ हो गए। अब ए ने क्या किया, 15 रुपये मान लो बी को दे दिए, तो ए के पास कितने रुपए बच गए, 5, और बी के पास कितने रुपए हो गए, 45। टोटल मनी कितनी होगी, 50। देखो अब इंडिविजुअल तो अमाउंट चेंज हो रहा है, लेकिन एज ए होल अमाउंट में कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हमने इन दोनों को एक सिस्टम का पार्ट माना है। इंडिविजुअल तो वैल्यू का फर्क पड़ गया, लेकिन एज ए होल जो वैल्यू है वो सेम रही। इसी तरीके से यहाँ पर भी कि इंडिविजुअल बॉडीज का तो मोमेंटम चेंज होगा, लेकिन अगर हम लोग उसको एज ए सिस्टम मानेंगे तो देयर विल बी नो चेंज इन मोमेंटम। दैट इज वाई डेल्टा पी इज इक्वल टू 0 आया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल। एक पार्टिकल को हम लोग इक्विलिब्रियम में कब कहेंगे, देखिए सपोज कर लें एक बॉडी है P, अगर इसके ऊपर कोई फोर्स F1 लग रही है और मैं ये कह रहा हूँ कि ये इक्विलिब्रियम में है, तो मतलब कि ये जो F1 है इसको कैंसिल होना पड़ेगा, और वो कैंसिल सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकती है, जब एक और फोर्स लगेगी F2 जो कि इक्वल एंड ऑपोजिट होगी, यानी कि F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0। तब हम लोग बोलते हैं कि पार्टिकल जो है वो इक्विलिब्रियम पर है, यानी कि जो नेट फोर्स है दैट शुड बी इक्वल टू 0 अगर हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। और जब हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, हम लोग फोर्स के साथ साथ टॉर्क का कंसेप्ट भी इक्विलिब्रियम पर लेके चलते हैं। मतलब फोर्स तो हो गया ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब क्या है, आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो, और टॉर्क का मतलब हो गया है रोटेशनल मोशन, जिसमें आप गोल गोल घूम रहे हो। तो जब मैं इक्विलिब्रियम की बात करता हूं तो मतलब ट्रांसलेशन मोशन भी 0 होना चाहिए और रोटेशनल मोशन भी 0 होना चाहिए। देन ओनली वी कैन से कि अ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। अब सपोज कर लें एक फोर्स है F1 और एक फोर्स है F2, तो आपको पता है बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो आपको इस तरीके से मिलेगा, दैट इज F3। FR लगा लो, रिजल्टेंट FR। आपके पास एक फोर्स है OA जो कि F1 हो गई, आपके पास एक फोर्स है AB जो F2 हो गई, और O से लेकर B तक जो फोर्स है वो F1 और F2 का रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट फोर्स FR है। अब सपोज करो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी की सिस्टम के ऊपर एक फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, दैट इज F3। हमने कौन सी फोर्स लगा दी है, F3 लगा दी है, लेकिन डायरेक्शन क्या है उसका, B से लेकर O तक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर FR O से B जा रहा है जो इन दोनों का रिजल्टेंट है, तो F3 कैसे आ रहा है, B से O आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो FR है वो F3 के इक्वल होगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से माइनस लग जाएगा, और जब आप इसको एक साइड लेकर जाओगे तो इट विल बी इक्वल टू 0। तो यही कंडीशन आ गई कि जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं सभी इस तरीके से लग रही हैं कि इन द एंड दे विल कैंसल आउट ईच अदर्स इफेक्ट। और जब सारी फोर्सेस का इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा तो नेट फोर्स उस पार्टिकल के ऊपर कितनी